Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be happy and your studies are going on very well. I expect that you are doing well in your studies. Today, class 11th CBSE board, subject statistics for economics and topic types of sampling. So, let's start the topic types of sampling. There are two types of sampling. First, random sampling and second, non-random sampling. Students, in our previous class, we have studied that survey is conducted and the survey is of two types. That is census survey and sample survey. When we are going to conduct sample survey, then this process is sampling. अगर हम किसी सर्वे को कंडक्ट करने के लिए कुछ सेलेक्टेड यूनिट की स्टडी करते हैं तो वो एक प्रकार से सैंपल सर्वे होता है। मतलब हम सभी यूनिट्स की स्टडी नहीं करते हैं, इसके बजाय हम कुछ एक सेलेक्टेड यूनिट्स की स्टडी करेंगे ताकि हमारा सर्वे टाइम पे कंप्लीट हो जाए और सर्वे के अनुसार जो रिजल्ट आया है उसको हम पूरी पॉपुलेशन पे लागू कर दें। तो इस टाइप का जो मेथड होता है वो सैंपल सर्वे मेथड होता है। और जब हम सैंपल ले रहे होते हैं तो सैंपल हमें किस टाइप से लेना है उसके दो तरीके होते हैं। एक तो हम सब सैंपल ले रहे हैं तो रैंडम सैम्पलिंग भी ले सकते हैं और नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी ले सकते हैं। तो सपोज टोटल पॉपुलेशन में 100 यूनिट है और 100 यूनिट का सर्वे करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम उसमें से कोई भी 10 सेलेक्टेड यूनिट का सर्वे करना चाहते हैं। तो जो 10 सेलेक्टेड यूनिट का सर्वे करेंगे, अब उनमें से 100 यूनिट में से कौन सी 10 यूनिट को लिया जाए और कौन सी 90 यूनिट को छोड़ा जाए, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी 10 यूनिट को लिया जाए, यही हमारी सैम्पलिंग है। तो वो सैम्पलिंग रैंडम भी हो सकती है और नॉन रैंडम भी हो सकती है। अगर रैंडम होगी तो वो हमारा सर्वे अच्छा होगा और अगर सैम्पलिंग नॉन रैंडम होगी तो हमारा सर्वे का रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं होगा। So first we will discuss about the random sampling. Random sampling, it is a sampling method in which all the items have equal chance of being selected and the individuals who are selected are just like the ones who are not selected. तो रैंडम सैम्पलिंग में सभी आइटम्स को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन होने के लिए। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड में हम देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से हमें किन किन यूनिट्स का सर्वे करना है। तो सर्वे के लिए जो यूनिट सेलेक्ट की जाएगी उनको सिलेक्शन के लिए इक्वल चांस मिलेगा। मतलब अगर हमें 100 यूनिट में से 10 को सिलेक्ट करना है तो सभी को इक्वल चांस अगर देंगे तो वो रैंडम सैम्पलिंग होगी, और अगर सभी को इक्वल चांस नहीं मिलेगा तो वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी। लॉटरी मेथड एक प्रकार से रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है। मान लीजिए हमें 100 यूनिट में से 10 यूनिट लेनी है जिसका कि हमें सर्वे करना है, तो फिर हम 100 पर्ची बनाएंगे। 100 पर्ची में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस टाइप से 100 नंबर लिखेंगे। अब रैंडमली उसमें से कोई भी 10 पर्ची निकालेंगे तो वो हमारा रैंडम सर्वे होगा, और जो 10 पर्ची में जो नंबर आता है उस यूनिट का हम सर्वे कर लेंगे। मान लीजिए नंबर 5, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 53, 56, 64, 99 इस टाइप से जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर का हम उन यूनिट्स का हम सर्वे कंडक्ट करेंगे, बाकी यूनिट्स का हम सर्वे कंडक्ट नहीं करेंगे। तो लॉटरी मेथड एक प्रकार का रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। इसी टाइप से रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए और कई मेथड यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि टिपेट टेबल होती है। टिपेट ने एक टेबल हमें दी, उस टेबल के माध्यम से भी हम सेलेक्टेड यूनिट्स को ले सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं
कि मान लो एक कक्षा के 40 बच्चे हैं, उन 40 बच्चों में से 5 बच्चों का सिलेक्शन करना है, जो कि वो 5 बच्चे किसी दूसरी स्कूल में अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे। मान लो वो रिप्रेजेंटेशन किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए है, और अब हमें उन 40 बच्चों में से कोई भी 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो एक तरीका तो यह है कि मैं मेरे 5 फेवरेट स्टूडेंट को सेलेक्ट कर दूं, तो वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगा, क्योंकि मेरे 5 फेवरेट स्टूडेंट को सिलेक्शन होने का मौका मिल जाएगा और बाकी 35 स्टूडेंट को सिलेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी। अब मैं 40 बच्चों की लॉटरी निकालूं कि 40 पर्ची बना दी और उसमें से सभी बच्चों के रोल नंबर लिख दिए, और फिर उनमें से रैंडमली हमने 5 पर्चियों का सिलेक्शन कर दिया, तो फिर वो रैंडम सैम्पलिंग होगी। जिसका रोल नंबर उस पर्ची में आएगा वो बच्चा आगे दूसरी स्कूल में रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा। तो इस टाइप से ये एक रैंडम सैम्पलिंग होगी। Next, non-random sampling. So what is the non-random sampling? Non-random sampling, it is a sampling method in which all the items do not have an equal chance of being selected, and judgment of the investigator plays an important role. अगर सभी आइटम्स को सेलेक्ट होने का बराबर चांस अगर नहीं मिलता है तो वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी, और उसमें इन्वेस्टिगेटर का जजमेंट सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इन्वेस्टिगेटर जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसको सर्वे करना है, वो अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार कुछ यूनिट को सेलेक्ट कर देगा, तो फिर वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी। मान लो किसी व्यक्ति को किसी शहर में सभी लोगों का सर्वे करना है, तो उस सर्वे के लिए वो सैम्पलिंग मेथड यूज़ करता है। मतलब कि अगर उस शहर की पॉपुलेशन, अगर उस शहर में टोटल मान लो 2000 फैमिली रहती है, तो 2000 फैमिलीज़ में से सैंपल सेलेक्ट करना है। 2000 फैमिलीज़ में से हमें सेलेक्टेड 100 फैमिलीज़ का सर्वे करना है। तो अब वो 100 फैमिलीज़ हम सर्वे करेंगे, तो हमें सभी जगह से उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हर एरिया से हमें एक फैमिली लेनी पड़ेगी, हर कम्युनिटी से हमें एक फैमिली लेनी पड़ेगी, और इस टाइप से हर इनकम ग्रुप से हमें एक फैमिली लेनी पड़ेगी। तो इस टाइप से अगर हम सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व देंगे तो वो हमारी एक प्रकार से रैंडम सैम्पलिंग होगी। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी 100 फैमिली का सर्वे कर दे, मतलब कि उसकी नेबरहुड में जो 100 फैमिली है उसका सर्वे कर दे, तो हो सकता है वो ऐसी लोकेलिटी में रहता हो जहाँ पे सभी लोग गरीब हैं, तो फिर हमारा सर्वे का रिजल्ट सही नहीं होगा, क्योंकि सर्वे में गरीबी प्रदर्शित होगी। अगर वो मान लो किसी एफ्लुएंट सोसाइटी में रिच फैमिलीज़ के बीच में रहता है, रिच कॉलोनी में रहता है, तो और अपने आसपास की 100 फैमिली का सर्वे करेगा, तो सर्वे की रिपोर्ट में यह आएगा कि वो शहर पूरा धनवान है। तो इस वजह से अगर वो अपनी सुविधा के अनुसार नेबरहुड में जो घर है उन्हीं में जाकर के सर्वे करता है, तो वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगी, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी। लेकिन शहर में से सभी जगह से एक एक फैमिली सेलेक्ट करता है, सभी वर्गों से एक एक फैमिली सेलेक्ट करता है, तो फिर वो रैंडम सैम्पलिंग होगी। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग से हमेशा अच्छा रिजल्ट निकलता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग से अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। तो पहली टाइप की एरर्स जो होती है वो सैम्पलिंग एरर्स होती है, और दूसरे टाइप्स की एरर्स जो होती है वो होती है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो इसके बारे में हम अब डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सैम्पलिंग एरर। सो व्हाट इज द सैम्पलिंग एरर? इट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिसका हम सर्वे कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली। मान लो कि हमने इकोनॉमिक सर्वे किया है, इकोनॉमिक कंडीशन का सर्वे किया है, तो एक्चुअल वैल्यू तो वो होगी जब हम सभी यूनिट्स का सर्वे करते हैं
और उसके अनुसार जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो होगा एक्चुअल रिजल्ट। और सैंपल वैल्यू वो होगी जो कि हमने पूरी सभी यूनिट का सर्वे करने के बजाय कुछ सिलेक्टेड यूनिट का सर्वे किया है, उसके अनुसार जो रिजल्ट निकलता है वो सैंपल वैल्यू होती है। तो सैंपल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होगा वो सैम्पलिंग एरर होगी। और सैम्पलिंग एरर जो होगी वो सैंपल की वजह से क्रिएट होती है, क्योंकि हमने सभी यूनिट का सर्वे करने के बजाय कुछ यूनिट्स का सर्वे किया है, सैंपल लेके सर्वे किया है। अगर सैंपल छोटा होगा तो सैम्पलिंग एरर हमेशा बड़ी होगी। अगर सैंपल को हमने बड़ा कर दिया, अगर हमने ज़्यादा बड़ा सैंपल लिया है तो सैम्पलिंग एरर मिनिमाइज हो सकती है। Next, non-sampling error. So what is the non-sampling error? We will discuss now. Errors that occur at the stage of collecting data. These errors are more serious than sampling errors. तो इस टाइप की एरर्स होती है, वो जो सैम्पलिंग एरर्स होती है वो डेटा कलेक्शन के टाइम में क्रिएट होती है। जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस समय कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से जो एरर्स आती है वो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। वो सैंपल छोटा या बड़ा होने की वजह से नहीं होती है, वो सिर्फ डेटा कलेक्शन के समय क्रिएट होती है। तो इस टाइप की जो एरर्स होती है वो ज़्यादा सीरियस होती है। सैम्पलिंग एरर कम सीरियस होती है और नॉन सैम्पलिंग एरर ज़्यादा सीरियस होती है। नॉन सैम्पलिंग एरर ज़्यादा सीरियस क्यों होती है उसकी हम स्टडी करते हैं। दीज एरर्स आर मोर सीरियस दैन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर ज़्यादा सीरियस होती है क्योंकि अ सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज सैंपल। सैम्पलिंग एरर को हम मिनिमाइज करते हैं एक बड़ा सैंपल लेकर के। मान लीजिए कि हमें 100 यूनिट का सर्वे करना है, 100 यूनिट के बजाय हमने सिर्फ 10 यूनिट का सैंपल लेके सर्वे किया, तो एक्चुअल रिजल्ट और सैंपल के रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन हमने अगर सैंपल बड़ा ले लिया, मतलब 50 फैमिली का सर्वे कर दिया, तो फिर हमारा रिजल्ट और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। 50 फैमिली के बजाय हमने 100 में से 80 फैमिली का सर्वे कर दिया, तो फिर हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आने की संभावना होगी और हमारा रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के बिल्कुल करीब आएगा। तो इस टाइप से जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और सैंपल छोटा होने पर रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो सैम्पलिंग एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बड़ा सैंपल लेकर के। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर्स इवन बाई टेकिंग अ लार्ज सैंपल। बड़ा सैंपल लेकर के भी हम नॉन सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते। So why the non-sampling errors created? Non-sampling errors are measurements errors. They are arise due to मेजरमेंट की वजह से। जब हम सर्वे करते हैं, कुछ उसका मेजरमेंट करते हैं, न्यूमेरिकल टर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम उसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं, तो उस समय कुछ एरर्स क्रिएट होती है, वो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें हम कुछ कारण को डिस्कस करेंगे। एरर्स इन डेटा एक्विजिशन, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तब उसमें एरर हो सकती है। हो सकता है हमें 56 लिखने के बजाय हमने 65 लिख दिया, या फिर अगर मान लो किसी व्यक्ति ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर उसने किसी व्यक्ति ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम सही तरीके से नहीं समझ पाए, और फिर जब हमने डेटा रिकॉर्ड किया उस समय गलत इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली। तो इस टाइप से जो एरर क्रिएट होगी वो डेटा एक्विजिशन की वजह से होगी। नेग्लिजेंस, अगर मान लो जो इन्फॉर्मेंट है वो अपना सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए नेग्लिजेंसी बरतता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी सर्वे की रिपोर्ट के लिए वो डेटा प्रोवाइड करे हमें, और वो सही तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता है, वो नेग्लिजेंसी बरतता है। मान लो हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, तो वो हमने हमारे टेलीफोन को रिसीव नहीं करता है, और या फिर रिसीव कर दिया तो फिर उसने जैसे तैसे कोई भी आधी सही आधी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये नेग्लिजेंसी होगी। अगर हमने कोई क्वेश्चनेयर मेल के माध्यम से भेज दी, तो मेलिंग क्वेश्चनेयर के समय
हम उससे हमने डेटा मांगा, लेकिन टाइम से उसने कोई क्वेश्चनेयर हमें वापस सबमिट नहीं की, तो ये नेग्लिजेंसी की वजह से कुछ एरर्स क्रिएट होती है। लैक ऑफ नॉलेज, कभी कभार जब हम सर्वे करते हैं तो इन्फॉर्मेंट को उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इलिटरेट होता है और जो जानकारी हम उससे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में उसको खुद को ही बहुत सारी जानकारी अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर हमें वो सही जानकारी नहीं दे पाता है। मान लो कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर का सर्वे कर रहे हैं और हम उनसे पूछते हैं किसी फार्मर से कि आपके पिछले साल यहाँ पे कौन कौन सी फसल हुई थी, कितनी हुई थी, और उससे आपको कितनी इनकम रिसीव हुई थी, आपने कितना बैंक से लोन लिया था। तो अगर हम उसके बारे में अगर किसी इलिटरेट पर्सन को ये सब पूछेंगे तो उसको खुद को ही नहीं पता होगा कि उसने कौन कौन सी जगह से लोन लिया था, कितनी उसकी इनकम हुई थी, कितना उसका क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ था। तो उसके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारा सर्वे है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये इस टाइप से हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर क्रिएट होगी। नॉन रेस्पॉन्सिवनेस, कभी कभार अगर मान लो रेस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट हमें किसी प्रकार की का रेस्पॉन्स नहीं देता है और रेस्पॉन्स नहीं देने की वजह से हमारा सर्वे इनकम्प्लीट रह जाता है, और इस वजह से भी सैम्पलिंग एरर, ये इस वजह से जो एरर क्रिएट होगी वो भी नॉन सैम्पलिंग एरर होगी। तो इस टाइप से हमने देखा नॉन सैम्पलिंग एरर क्रिएट होने के कई तरीके होते हैं, कई कारण होते हैं, और उन कारणों को जानना ज़रूरी है, तभी हम नॉन सैम्पलिंग एरर को रोक सकते हैं। अभी हम सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने सबसे पहले सेंसस सर्वे किया, और सेंसस सर्वे में मान लो हमें 10 फैमिली का सर्वे करना है, तो 10 फैमिली की इनकम हमने यहाँ पे नोट कर ली। पहली फैमिली की इनकम 200, दूसरे फैमिली की इनकम 210, और इस टाइप से हमने उन 10 फैमिली की एवरेज इनकम जो कैलकुलेट की वो 290 आ गई। हमने सभी की इनकम जोड़ दी, फिर 10 से उसको डिवाइड किया, तो ये 290 उसकी एवरेज इनकम हमें रिसीव हुई। लेकिन जब हमने सैंपल लिया, तो सैंपल लेंगे तब टोटल 10 फैमिली का सर्वे नहीं करेंगे। हमने मान लो 5 लोगों का सैंपल लिया, तो 5 लोगों को जो इनका सैंपल लिया, लॉटरी मेथड से लिया या फिर और किसी मेथड से हमने 5 लोगों का सर्वे कर लिया। उनके अनुसार जो रिजल्ट निकला उसका हमने टोटल किया, फिर 5 से डिवाइड किया, तो हमारी जो एवरेज इनकम आई वो 300 आई है। तो हम देख रहे हैं, अगर मान लो अब ये सैंपल हमने 10 लोगों का 10 लोगों में से 5 को सिलेक्ट किया है, तो ये सैंपल 10 लोगों का सैंपल है, और 10 में से 5 लोगों को हमने लिया है, तो इसके ऊपर जो इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लागू होगा। सैंपल का जो निष्कर्ष निकलता है वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लागू होता है। तो अब एक्चुअल रिजल्ट में और सैंपल रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस 10 का डिफरेंस हो गया। 300 माइनस 290 करेंगे तो 10 का इसके अंदर जो डिफरेंस आ गया है वो हमारी सैम्पलिंग एरर है। सैम्पलिंग एरर इस वजह से है क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट 290 आ रहा है और सैंपल रिजल्ट जो आ रहा है वो 300 आ रहा है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो हमारी सैम्पलिंग एरर होती है। और नॉन सैम्पलिंग एरर जो होगी वो सैंपल की वजह से नहीं होगी, हम डेटा कलेक्ट करते वक्त और दूसरी प्रकार की एरर्स क्रिएट होगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया नॉन रेस्पॉन्सिवनेस, लैक ऑफ नॉलेज, तो इनकी वजह से होगी, तो फिर वो नॉन सैम्पलिंग एरर होगी। So now we will discuss about some questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया है कि सभी यूनिट्स को सेलेक्ट होने का अगर इक्वल चांस मिलता है तो वो हमारी रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। रैंडम सैम्पलिंग, इट इज ए सैम्पलिंग मेथड इन विच ऑल द आइटम्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड and the individuals who are selected are just like the ones who are not selected. Next question is that define sampling error. Sampling error क्या होती है उसको आपको define करना है। So sampling error, it is the difference between sample value and actual value of a characteristic of a population. तो आपको सैम्पलिंग एरर के बारे में पूछा गया, तो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। सैंपल मेथड के बारे में पूछा गया, सैम्पलिंग
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, what is or what are the alternative name or names of random sampling? रैंडम सैम्पलिंग के अल्टरनेटिव नाम क्या हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है? अगर एक है तो क्या हो सकता है, और बहुत सारे नाम है तो क्या हो सकते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला इसके अंदर है चांस सैम्पलिंग, जिसको चांस मिलेगा वो सेलेक्ट होगा, जिसको चांस नहीं मिला वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो किसी को भी चांस मिल सकता है, तो रैंडम सैम्पलिंग को हम चांस सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी जो होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब जिसको भी चांस, एक प्रकार का चांस है वो भी, तो प्रोबेबिलिटी किसी की भी हो सकती है। अगर हम सभी को इक्वल चांस देंगे तो सभी के लिए प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की बराबर होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हम उसको बोल सकते हैं। फिर लॉटरी सैम्पलिंग, लॉटरी सैम्पलिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि लॉटरी के माध्यम से अगर हमने किसी को सेलेक्ट किया है तो वो हमारा सैंपल एक एक्यूरेट सैंपल होगा, तो वो रैंडम सैम्पलिंग होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, जिसके अंदर सभी मेथड जो है वो सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग के दूसरे नाम है। There are some questions for homework. You should do that. We have discussed in this class. First question is that which of the following error is more serious and why? कौन सी एरर ज़्यादा सीरियस होती है और क्यों होती है? तो दो एरर दी है, एक सैम्पलिंग एरर है, दूसरी नॉन सैम्पलिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर? नॉन सैम्पलिंग एरर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, तो उसको भी आपको डिस्कस करना है। Thank you for watching this video. You are to stay at home and study at home so that you can get success in your life. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और भी मेरे वीडियो देखते रहिए और आप अपनी स्टडी करते रहिए। स्टडी में आपकी अच्छी स्टडी हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एंड आई विश एंड प्रे टू गॉड फॉर योर ग्रैंड सक्सेस इन योर लाइफ। सो थैंक यू वंस अगेन।